हेलो लर्नर्स, स्वागत है एक बार फिर आप सबका एडिफिकेशन में। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज हम पढ़ेंगे अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जो लिखी हुई है जेम्स हैरियट ने। और ये वीडियो अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का सेकंड पार्ट है, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था तो मैंने दो पार्ट्स में कर दिया। फर्स्ट पार्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो आप देखें तब आप इसको देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे। एट द सर्जरी the household dogs surged round me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and, when put down, lay motionless on the carpet. सबसे पहले तो ये जो वर्ड है सर्जरी, हम लोग इसका मतलब समझ लें, क्योंकि टाइटल भी है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। आप लोगों ने सुना होगा, लोग अक्सर बात करते हैं कि किसी की सर्जरी हुई, तो सर्जरी का मतलब बेसिकली होता है ऑपरेशन, जो लोगों पे होता है। लेकिन सर्जरी का मतलब डॉक्टर्स के क्लिनिक को भी कहा जाता है, स्पेशली अगर वो क्लिनिक ही उनका रेजिडेंट हो, मतलब रेजिडेंस हो, सॉरी, वहीं वो रहते हो, वहीं वो इलाज करते हो। तो पहले तो काफ़ी यूज़ होता था पुराने इंग्लिश में, अभी भी काफ़ी यूज़ होता है कहीं कहीं। तो समझिए सर्जरी यानी कि वो अपने क्लिनिक की बात कर रहे हैं। तो जब ये ट्रिकी को लेके अपने क्लिनिक पे पहुँचे, तो वहाँ जो द हाउस होल्ड डॉग्स का मतलब जो कुत्ते पहले से वहाँ रहा करते थे उस सर्जरी में, क्योंकि कुत्ते काफ़ी इनके पास होंगे, ये ट्रेनिंग का भी काम करते होंगे और कुत्ते पालते होंगे, कुत्ते इलाज के लिए भी इनके पास आते होंगे जिनको ये रखते होंगे। तो सर्ज्ड राउंड मी, सर्ज का मतलब होता है बेसिकली लहरों के सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं उमड़ना। यहाँ इकट्ठा होने के सेंस में वो काफ़ी तेज़ी से आके इकट्ठा हो गए जो कुत्ते घर पे थे, यानी कि सर्जरी पे थे। Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and, when put down, lay motionless on the carpet. ट्रिकी ने उस नॉइजी पैक यानी उस हल्ला गुल्ला करते पैक यानी कि झुंड को, कुत्तों भेड़ियों के झुंड को हम लोग पैक कहते हैं, उसको उनने डल आइज से देखा, यानी कि बुझी बुझी नज़रों से देखा। मतलब ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था वो, उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए डल आइज का है। और जब व्हेन पुट डाउन, जब ट्रिकी को नीचे मैंने रखा, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, वो गलीचे पे पड़ा रह गया बिना किसी हरकत के। मोशनलेस, उसमें कोई हरकत नहीं हो रही थी, और ले मतलब पड़ा रह गया। तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि वो सुस्त हो चुका था, काफ़ी थोड़ा बीमार रहने लगा था। The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. बाकी कुत्तों ने थोड़ी देर उसको सूंघा चारों तरफ से, और कुछ देर के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये कुत्ता, ये जो चीज़ है अनइंटरेस्टिंग है, यानी कि बोरिंग है, कुछ इसमें रुचि वाली बात नहीं है, एंड इग्नोर्ड हिम, और फिर वो लोग इसको नज़रअंदाज करके वहाँ से चले गए। आगे क्या हुआ? आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। मैंने उसका बिस्तर तैयार किया एक बाड़े में, उस बाड़े में जो बगल वाला बाड़ा था जहाँ बाकी कुत्ते सोते थे। पहले एक बार फिर से आप लोग देख लें, ये जो वर्ड आया है लूज बॉक्स, इसका मतलब ये ना समझे आप कि कोई बक्सा था, कोई पिंजरा था। आप लोगों ने सूअर अगर कहीं पलते हुए देखे हों पिग फार्म्स में, तो देखा होगा, या गायों को भी देखा होगा खटाल वगैरह में जो उनके स्टेबल होते हैं, कि बीच बीच में ना गायों के एक छोटा सा फाटक या बांस वगैरह लगा देते हैं, उनके लिए अलग अलग जगह तैयार करते हैं। समझिए कि एक क्यूबिकल टाइप का छोटा सा एक रूम टाइप का, तो असल में उसको कहते हैं लूज बॉक्स, बाड़ा जिसको हम लोग कह सकते हैं हिंदी में। तो एक बाड़ा था जिसमें बाकी कुत्ते सोया करते थे, उसके बगल वाले बाड़े में मैंने ट्रिकी का बिस्तर तैयार कर दिया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन तक मैंने उस पर नज़र रखी, गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। और इन 2 दिनों में मैंने उसको कुछ नहीं दिया सिवाय वाटर के, यानी पानी के अलावा मैंने कुछ नहीं दिया, कुछ भी खाने को नहीं दिया 2 दिन तक। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे he started to show some interest in his surroundings, and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard. क्या चेंज आया 2 दिन तक खाना नहीं देने पे उस पर? दूसरा दिन जब ख़त्म हो रहा था, यानी उसकी शाम के आसपास, वो थोड़ा थोड़ा वो जो ट्रिकी था इंटरेस्ट दिखाने लगा इन हिज सराउंडिंग्स, अपने अगल बगल के माहौल में थोड़ी रुचि लेने लगा। पहले वो डल रहता था, सुस्त रहता था, अब लगता था कि हाँ, उस अगल बगल की चीज़ों को वो ऑब्जर्व कर रहा है और उनमें इंटरेस्ट ले रहा है। एंड ऑन द थर्ड ही बिगैन टू whimper when he heard the dogs in the yard. और तीसरे दिन क्या चेंज आया कि जब वो सुनता था, यार्ड मतलब
अहाता होता है या प्रांगण होता है, खुली जगह को कहते हैं, आंगन को भी कई बार कहा जाता है। तो वहाँ वो हमारे अहाते में जब वो कुत्तों की आवाज़ सुनता था, जो कुत्ते पहले से रहते थे, तो क्या करता था, ही बिगैन टू विम्पर, कूं कूं करने लगा था। विम्पर का मतलब वो जो कुत्ते कूं कूं करते हैं ना, उसको भी कहा जाता है, दर्द में कराहने को भी विम्पर कहा जाता है। तो वो आवाज़ करता था। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe the Greyhound and his friends. तीसरे दिन जब वो कूकू करने लगा कुत्तों की आवाज़ सुन के, तो मैंने दरवाज़ा खोला, और जब मैंने दरवाज़ा खोल दिया तो ट्रिकी ने क्या किया, वो ट्रॉटेड आउट यानी कि झटक एकदम तेज़ी से बाहर की तरफ निकला। ट्रॉट का मतलब होता है ना, जैसे हम लोग एकाएक हल्की तेज़ी से चलने लगते हैं ना, दौड़ने से थोड़ा कम और सिंपली चलने से थोड़ा तेज। तो वो झटक के या तेज चल के बाहर निकल गया, और तुरंत ही वॉज इमिडिएटली एनगल्फ्ड बाई जो। एनगल्फ का मतलब होता है ना, किसी चीज़ को पूरी तरह से ढक लेना। आप एकाएक कोई गुलाब जामुन मुंह में एक साथ रख लें तो कहा जा सकता है यू एनगल्फ्ड इट। इसका मतलब घिरा होना भी होता है। लेकिन यहाँ क्या है ना कि जो एकाएक जो ने आके उसको पकड़ लिया। अब कुत्ता कैसे पकड़ेगा, उसके पास तो बाहें हैं नहीं, यानी कि कुत्ते ने आके उसको घेरना शुरू कर दिया। उसके साथ और भी बहुत से कुत्ते जो थे, जो द ग्रे हाउंड यानी कि ग्रे हाउंड नस्ल का जो कुत्ता था मेरा जो, और उसके दोस्त, उन सभी लोगों ने उसको एनगल्फ कर लिया यानी कि घेर लिया चारों तरफ से। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। ट्रिकी फॉलोड देम, रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट। कुछ देर तक उसको इधर उधर, रॉल का मतलब उन लोगों ने इधर उधर लुढ़काया उसको। आपने देखा होगा कुत्तों को खेलते हुए, सब एक दूसरे के बदन पे सवार होते हैं, एक दूसरे को नज़ करते हैं, मतलब मुंह से, थुथन से अपने उनको इधर उधर धकेलते हैं। तो बेसिकली उन लोगों ने थोड़े टाइम मस्ती की, उसको थॉरोली इंस्पेक्ट किया, अच्छे से उसको चारों तरफ से ऊपर नीचे देखा। थॉरोली का मतलब होता है पूरी तरह, और इंस्पेक्ट का मतलब उसकी जांच करना। तो उन्होंने अच्छे से उसकी जांच की, और उसके बाद वो लोग कहाँ चले गए, बगीचे में आगे की तरफ चले गए। ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे गया। ट्रिकी फॉलोड देम, रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट। सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा होता है, तो उसकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा चर्बी थी उसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि वो रोल कर रहा है, यानी कि लुढ़क रहा है। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। उस दिन बाद में जब खाने का वक्त हुआ कुत्तों के, तो मैं वहीं पे था। आई वॉच्ड वाइल्ड ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इन टू द बोल्स। मैं ट्रिस्टन को देख रहा था, और ट्रिस्टन क्या कर रहा था, उनके खाने को, कुत्तों के खाने को उनके कटोरों में डाल रहा था। स्लॉप का मतलब बेसिकली कोई गुई सब्सटेंस होता है, जैसे खिचड़ी दलिया, तो उसको डालने के सेंस में होता है। जैसे पुअर वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग ना, POUR, तो ऐसा ही कुछ ये भी है। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। आमतौर पे जैसी भीड़ होती थी ना, अनकंट्रोल्ड, हेडलॉन्ग का मतलब होता है ना अनकंट्रोल्ड, एकदम काफ़ी गुत्थम गुत्था वाला भीड़ हो, मारा मारी जैसे होती है वैसी। तो काफ़ी भीड़ भड़का था जैसा वहाँ आमतौर पे होता है। और उसके बाद फॉलोड बाय, उसके बाद आवाज़ें आती थी, साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, तेजी तेजी से खाने की कुत्तों की आवाज़ें आने लगी। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. हर कुत्ते को पता था कि अगर वो पिछड़ गया खाने में, तो फिर उसको अपने खाने के आखिरी हिस्सों के लिए बाकियों से लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा। यानी कि बाकी कुत्ते जो अपना खाना जल्दी जल्दी फिनिश कर लेंगे, वो फिर उसके खाने पे टूट पड़ेंगे। ये बात हर कुत्ते को पता थी। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. आखिरकार जब कुत्तों ने खाना ख़त्म कर लिया, तो ट्रिकी इधर उधर टहलने लगा, वहीं जो चमकते कटोरों थे खाने के, उनमें इधर उधर देख के, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, एक दो में से उसने हल्का फुल्का कुछ चाटा, लापरवाही से। कैजुअली मतलब ऐसे ही हल्का फुल्का कुछ चाट लिया, यानी कि ट्रिकी के लिए अलग कुछ से खाना नहीं रखा हुआ था। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। अगले दिन
ट्रिकी के लिए एक अलग कटोरा रखा हुआ था निकाल के, और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने देखा, आई वॉज प्लीज्ड, मुझे बड़ी खुशी हुई उसको देखते हुए, सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। जॉसल का मतलब होता है ना भीड़ से एकदम धक्का मुक्की करके आगे बढ़ना, तो वो धक्का मुक्की कर रहा था, आगे की तरफ बढ़ रहा था, जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, उसकी तरफ बढ़ रहा था, कटोरे की तरफ। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। इसके बाद यानी कि उस घटना के बाद से वहाँ से ट्रिकी की हालत में धीरे धीरे ट्रिकी की हालत में काफ़ी तेज़ी से सुधार आने लगा। हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विथ द डॉग्स, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। ट्रिकी को किसी तरह की दवाई नहीं दी गई, लेकिन वो सारा दिन बस इधर उधर, रन अबाउट का मतलब होता है ना इधर उधर दौड़ते रहना, मंडराना, आवारा गर्दी करना, वो कुत्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता था, दौड़ता रहता था वहाँ सर्जरी में, कंपाउंड में, जो सर्जरी का कंपाउंड था वहाँ, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रमिजेस। और जो कुत्तों का दोस्ताना लड़ाई झगड़ा होता था जिसकी अभी हमने पहले भी बात की थी, उनमें वो भी हिस्सा अब लेने लगा था। He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. उसको उस आनंद का पता चल गया जो आनंद आता था बीइंग बोल्ड ओवर, लुढ़काए जाने में, जैसे कुत्ते एक दूसरे को धक्का दे के नीचे गिरा देते हैं, उसमें उसको वो आनंद आने लगा था। ट्रैम्प्ड ऑन, कुचले जाने का जो आनंद था, एंड स्क्वाश्ड, जो कुत्ते एक दूसरे के ऊपर चढ़ के कूदते हैं, उसको इन सारी चीज़ों का अब आनंद उसने देख लिया था। क्योंकि अपनी मालकिन मिसेस पम्फ्री के यहाँ कुत्ता वो अकेला था, काफ़ी लाड़ प्यार से उसको रखा गया था, यहाँ वो बाकी कुत्तों के साथ था, उनके साथ खेल रहा था, तो पहली बार उसको इन चीज़ों का आनंद मिला कि कैसे कुत्ते एक साथ खेलते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। उसके बाद क्या हुआ? He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his लाइफ। जल्दी ही वो उस गैंग का, वो जो कुत्तों का गैंग था, कुत्तों का समूह, उसका वो एक्सेप्टेड मेंबर बन गया। एक्सेप्टेड मेंबर यानी कि बाकी कुत्ते उसको काफ़ी पसंद करने लगे, उन लोगों ने उसको शामिल कर दिया अपने गैंग में। वो क्या करता था, वो कैसा था पहले? एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द शैगी क्रू। इस लाइन में बता दिया गया कि वो अनलाइकली था, यानी कि काफ़ी अलग था उन कुत्तों से। वो जो कुत्ते थे सर्जरी में पहले से, वो कैसे थे? शैगी थे, यानी कि रोएदार थे, लेकिन ज़्यादा बड़े रोए नहीं थे। लेकिन ये पोमरेनियन था जिसके काफ़ी बड़े रोए होते हैं, इसीलिए वो सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट की तरह था। मतलब एक तरीके की छोटी सी कोई चमकदार चीज़ था वो उनके बीच में, उन कुत्तों के झुंड में, जो अपने खाने के लिए फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, खाने के वक्त पे जो अपने खाने के लिए एक बाघ की तरह लड़ाई करता था, और रात में क्या करता था? एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, रात में जो पुराना मुर्गियों का दड़बा था वहाँ जाके चूहे पकड़ता रहता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, अपने जीवन में उसने कभी ऐसा वक्त नहीं जिया था। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. कुछ वर्ड्स यहाँ देख लें आप लोग। एक तो इसको पढ़ते हैं हम लोग होवर नहीं पढ़ते हैं, और इसको पढ़ते हैं हम लोग एंक्शसली। हवर का मतलब बेसिकली होता है ना मंडराना। कुछ चीज़ें आप देखते हैं आसमान में उड़ती हैं, कुछ चीज़ें बस इधर उधर डोलती रहती हैं, जैसे पतंग, लेकिन खैर वो बहुत ऊपर है तो फ्लाई उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। एक हवर क्राफ्ट होता है जो दलदल के ऊपर चलता है नीचे एयर प्रेशर क्रिएट करके। मैं बता नहीं पा रहा हूँ हवर का और आप लोगों को अच्छे से, लेकिन यूँ समझ लें आप लोग कि सरफेस से हल्का ऊपर कोई चीज़ हल्की ऊपर उड़ नहीं पा रही हो, बस इधर उधर तैर रही हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो हवर कर रही है। और एंक्शस मतलब होता है बेचैन। यहाँ एलवाई के साथ एडजेक्टिव लगाया गया है क्योंकि वो हवर कर रही थी, एडवर्ब बनाया गया है क्योंकि वो मंडरा रही थी। मतलब क्या कहना चाहता है ये समझाता हूँ मैं आपको। ऑल द वाइल
मिसेस पम्फ्री हवर्ड एंक्शियसली इन द बैकग्राउंड। तो इधर कुत्ते के साथ हम लोग ये चीज़ें कर रहे थे, कुत्ते के साथ ये चीज़ें हो रही थी, और इस सारा टाइम में मिसेस पम्फ्री भी काफ़ी बेचैन होके बैकग्राउंड में, यानी कि अपने घर में, यानी कि इस कहानी में जो कुत्ते, अभी तो कुत्ते के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो इसके अलावा जो हो रहा था वो ये कि वो काफ़ी बेचैनी में मंडरा रही थी, यानी कि खबर लेने के लिए इनको काफ़ी तंग करती होंगी। रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। हाँ, हर दिन वो कई बार फ़ोन किया करती थी, दर्जनों बार, ताज़ा समाचार के लिए। बुलेटिन मतलब सूचना होती है, खबर होती है। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. ठीक है, तो वो मंडरा रही थी, काफ़ी फ़ोन करके परेशान करती थी, पूछती रहती थी। कौन कौन से सवाल वो पूछती थी कि क्या उसका तकिया सही वक्त पे आपने उसको पलटा है कि नहीं, दूसरा तकिया दिया है कि नहीं, उसने सही मौसम के हिसाब से सही कोट पहना है कि नहीं, क्योंकि अगर आपने कहानी ध्यान से पढ़ी हो, अगर आपको याद हो तो ढेर सारे कोट और ढेर सारे तकिए थे। यहाँ एक वर्ड हुआ है डॉज, DODGE। इसका मतलब होता है चकमा देना, किसी चीज़ से बचने की कोशिश करना। तो इन सवालों से मैं बचने की कोशिश करता था, लेकिन बट आई वॉज एबल टू टेल हर, लेकिन मैं उनको इतना ज़रूर बता पाता था कि वो जो छोटा सा लिटिल फेलो, वो छोटा सा कुत्ता जो था, वो अब खतरे से बाहर था एंड कन्वलेस्किंग रैपिडली। वो तेज़ी से उसकी हालत सुधर रही थी। जो वर्ड है कन्वलेस्किंग, इसका मतलब होता है ना कोई बीमार आदमी जब शिफा पाता है, मतलब उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होती है, तो उसको कहते हैं। द वर्ड कन्वलेस्किंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री। ये जो वर्ड था कन्वलेस्किंग, इसका ऐसा लगता था कि मिसेस पम्फ्री पे कुछ खास असर हो रहा है। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। वो लाने लगी ताज़ा अंडे, एक बार में 2-2 दर्जन अंडे वो लाती थी। किस लिए? ताकि ट्रिकी की हालत और अच्छी हो, ट्रिकी की मजबूती बनी रहे, ट्रिकी की ताकत बनी रहे। For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. तो कुछ वक्त तक, एक खुशनुमा वक्फे तक, एक बड़ा लंबा खुशनुमा वक्त था जब मैं और मेरे पार्टनर, यानी कि वहाँ काम करने वाले बाकी लोग, सुबह नाश्ते में 2-2 अंडे खाया करते थे। लेकिन जब वाइन की बोतल आई, तब हमें असल में समझ में आया कि आखिर क्या हुआ होगा। डॉन ऑन का मतलब होता है ना किसी चीज़ का एकाएक समझ में आना। वाइन आई तब हमें समझ में आया कि आखिर ट्रिकी की हालत यहाँ तक कैसे पहुँची। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। ये ट्रिकी के खून को ताकत देने के लिए था, ट्रिकी के खून की क्वालिटी ठीक करने के लिए था। केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स जानते होंगे, एनरिच का मतलब किसी चीज़ में कुछ खास कंपोनेंट्स को ऐड करने के सेंस में होता है, उसको उसकी क्वालिटी को सुधारने के लिए। तो ये वाइन लाई मिसेस पम्फ्री, और उन्होंने बताया ये किस लिए है, ट्रिकी के खून को अच्छा करने के लिए। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। लंच एक तरीके का रोज का सेरेमोनियल ओकेजन बन गया, यानी एक तरीके की फीस्ट बन गया, दावत बन गया। खाने से पहले 2 ग्लास वाइन हम लोग पीते थे और खाने के दौरान भी ढेर सारा। We could hardly believe it when the brandy came to put a final age on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. एक वर्ड यूज हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आपने संविधान पढ़ा होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एक्चुअली हेल्थ भी होता है, ठीक है, स्वास्थ्य। तो हमें भरोसा ही नहीं हुआ आखिरकार जब ब्रांडी आई कि ये टू पुट अ फाइनल एज। फाइनल का एज का मतलब होता है ना, पुट अ फाइनल एज हम लोग कहते हैं कि किसी चीज़ को अच्छा करने के लिए कोई आखिरी काम करना। तो ये आखिरी कदम था ट्रिकी के स्वास्थ्य को सुधारने का मिसेस पम्फ्री की तरफ से कि हाँ ठीक है, अंडे हम खिला रहे हैं, आप अंडे खिला रहे हैं, उसको मैंने दिए हैं, आपको वाइन पिलाइए और ये लीजिए ब्रांडी, बस इसके आगे और कुछ नहीं उसको देना। तो हमें विश्वास नहीं हुआ जब ब्रांडी आई ट्रिकी को पिलाने के लिए कि उसकी सेहत सुधरे। For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk.
कुछ दिनों तक, कुछ रातों तक वो जो शानदार शराब थी वो चारों तरफ खूब बटी। उसको खूब अच्छे से सूंघ के हम लोगों ने रेवरेंटली ड्रिंक किया। रेवरेंट का मतलब होता है ना कि श्रद्धा को दिखाना किसी चीज़ पे। रेवरेंट अक्सर चर्च से जुड़े लोगों को कहा जाता है, बेसिकली बिशप वगैरह को। मतलब रिवियर से आते हैं ये वर्ड। रिवियर का मतलब होता है श्रद्धा को दिखाना, रखना किसी के प्रति। तो काफ़ी रेवरेंटली ड्रंक मतलब काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने काफ़ी खुश होकर उस दारू को पिया। They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. वो दिन थे, क्या खूब दिन थे वो। देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट, काफ़ी खुशनुमा दिन थे। वैसे कंटेंट का मतलब होता है संतुष्टि, तो बेसिकली हम लोग काफ़ी संतोष होता था हम लोगों को इतनी चीज़ें खा पी के। तो कैसे थे वो दिन? काफ़ी डीप कंटेंट वाले दिन थे, काफ़ी अच्छे से शुरू होते थे एक एक्स्ट्रा एग के साथ सुबह में। पहले से ये लोग ब्रेकफास्ट में खाते होंगे अंडे, और अब तो ज़्यादा अंडे मिस पम्फ्री देने लगी तो थोड़े एक्स्ट्रा एक एक अंडे ये लोग खाते थे। उसके बाद हम लोग दोपहर में वाइन पीते थे, और फिर रात में हमारा दिन ख़त्म होता था रात को, जब हम लोग आग के चारों तरफ बैठ के बड़े आराम से ब्रांडी पीते थे, लग्जरियसली, बड़े शानदार तरीके से, बड़ा आनंद लेके। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pomfrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. कहते हैं it was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest. ये जो चीज़ें आ रही थी ये बड़ा लालच दे रही थी हमें। टेम्पटेशन, लुभावना, मतलब कोई चीज़ आपको लुभाती है अपनी तरफ, उसको कहते हैं कि टेम्पटेशन दे रही है, टेम्प्ट कर रही है। तो ये एक बड़ा लालच था इन चीज़ों का आना, ब्रांडी, वाइन, एग्स। एक लालच था कि चलिए, ट्रिकी को तो ये लोग देते नहीं थे, खुद ही खाते थे, क्योंकि ट्रिकी तो इन चीज़ों की वजह से ही उसकी हालत ख़राब हुई थी ना। अगर वो लोग देते तो फिर ट्रिकी के सर्जरी में आने का कोई मतलब नहीं रह जाता, वो कभी ठीक नहीं हो पाता। तो इसलिए वो लोग खा लिया करते थे इन चीज़ों को, क्योंकि वो बता भी नहीं सकते थे उनको कि हम ये नहीं दे सकते हैं। वो नाराज़ हो जाते, उनको कुत्ते से प्यार था काफ़ी। तो ये एक लालच था कि चलो ये सॉरी, ये लालच था कि कुत्ते को हम लोग रख लें परमानेंट गेस्ट के तौर पे, और ये चीज़ें फिर आती रहेंगी। लेकिन बट आई न्यू मिसेस पॉम्फ्री वाज सफरिंग, एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. लेकिन मुझे पता था कि मिसेस पम्फ्री काफ़ी तड़प रही हैं, और इसीलिए एक फोर्टनाइट के बाद, यानी कि फोर्टनाइट वो जो मैंने बताया था आपको कि फुल मून से न्यू मून, न्यू मून से फुल मून का जो पीरियड होता है उसको कहते हैं हम लोग। तो उस एक फोर्टनाइट के बाद फेल्ट कंपेल्ड, मुझे अंदर से एक मजबूरी का एहसास हुआ। कंपेल्ड बेसिकली मजबूरी या विवशता होती है, कि मुझे फ़ोन करना चाहिए उनको, और उनको बता देना चाहिए क्या, दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि वो कुत्ता, छोटा कुत्ता आपका ठीक हो चुका है, एंड वॉज वेटिंग कलेक्शन, और इंतज़ार कर रहा है कि कब आप आके उसको ले जाएं। सॉरी। तो उन्होंने फ़ोन किया काफ़ी मजबूरी में। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लेमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। कुछ ही मिनटों में, जैसे ही मैंने फ़ोन किया, कुछ ही मिनटों में 30 फीट की चमकती हुई काले मेटल की कार, लिमोजीन रही होगी शायद, इतनी लंबी तो वही होती है, आकर रुक गई। ड्रॉ अप का मतलब होता है रुक जाना, ड्रू अप पास्ट में यूज़ किया गया इसको। आउटसाइड द सर्जरी, कहाँ आके रुक गई? सर्जरी के बाहर 30 फीट की चमचमाती काले रंग की कार। द शॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। शॉफर बेसिकली ड्राइवर को कहा जाता है कार वगैरह के, लेकिन ड्राइवर और शॉफर में क्या अंतर होता है? कोई भी इंसान जो उस वक्त कार चला रहा है, मैं, आप, कोई भी, तो उस वक्त वो कार का ड्राइवर है। बट शॉफर एक ऐसे इंसान को हम लोग कहते हैं जिसकी वो जॉब होती है, ख़ास तौर पे, काफ़ी अच्छा वर्ड है ये, उसको यूज़ कर सकते हैं आप आगे। और शॉफर की एक यूनिफॉर्म होती है, उसको हम लोग देते हैं उनको, और उनको सिर्फ गाड़ी चलानी ही नहीं होती, गाड़ी का बाकी ख्याल भी रखना होता है, उसकी साफ़ सफाई, उसको धोना, उसको मरम्मत करा लाना। तो अब मिसेस पम्फ्री तो अमीर थी, लिमोजीन रखती थी, कुत्ते को वाइन पिलाती थी, कुत्ते के लिए ढेर सारे कोट थे, तो हमें पता है कि वो अमीर थी। तो उन्होंने शॉफर रखा हुआ था अपनी गाड़ी को चलाने के लिए। शॉफर साहब ने क्या किया, दरवाज़ा खोला
और आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि मिसेस पम्फ्री अंदर बैठी हुई हैं। बेसिकली अंदाज़ा लगाया मैंने कि मिसेस पम्फ्री ही हैं, क्योंकि उनकी कार से वही आ सकता है, इसलिए मेकआउट कहा है। देख पाया के सेंस में या अंदाज़ा लगा पाया के सेंस में। ऑलमोस्ट लॉस्ट इन दी इंटीरियर क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि अंदर कार में, लिमोजीन में इतनी चीज़ें होती हैं कि एक अकेला बंदा ऐसा लगता है कि उसमें खो ही चुका है, तो पन यूज़ किया इन्होंने। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, इज़ ही रियली बेटर? उनके हाथ, क्लैस्प का मतलब तो मैंने आपको बताया ही था, दोनों हाथों को हम एक दूसरे से जब उलझा लेते हैं तो ख़ासतौर पे उंगलियों को ही एक्चुअली, तो उन्होंने अपने हाथों को काफ़ी ज़ोर से जोड़ा हुआ था। उनके होंठ थरथराए। उन्होंने क्या बोला? ओह मिस्टर हैरियट, सच सच बताइए मुझे, क्या सच में ट्रिकी पहले से अच्छा है? यस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। मिस्टर हैरियट ने क्या कहा, हैरियट साहब ने हमारे, कि हाँ हाँ वो बिल्कुल ठीक है, आपको उतरने की कोई ज़रूरत नहीं, कार से बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अभी जाके उसको लाता हूँ। I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. मैं घर से होके पीछे गार्डन में गया, मतलब घर के अंदर से होते हुए गार्डन पिछवाड़े में था, कार आगे की तरफ रुकी हुई थी। ढेर सारे कुत्ते, हर्टलिंग का मतलब ना खेल कूद रहे थे इधर उधर, बेसिकली दौड़ रहे थे, कुत्ते इधर उधर दौड़ रहे थे। और कहाँ? राउंड एंड राउंड द लॉन, वहीं बगीचे में, और उनके बीच में ईयर्स फ्लैपिंग, अपने मतलब जो कान होते हैं ना, कानों को, फ्लैप का मतलब होता है ना फड़फड़ाने के सेंस में, कानों को फड़फड़ाते हुए, हिलाते हुए, टेल वेविंग, अपनी पूंछ को हिलाते हुए कौन खड़ा था? लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, छोटा सा सुनहरा ट्रिकी। In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. 2 हफ्तों में ही वो कैसा बन चुका था? ट्रांसफॉर्म, कैसा उसमें परिवर्तन आ चुका था? वो बन चुका था एक लाइद मतलब कोमल, लचीला। जब वो आया था तो कैसा था? बिल्कुल सुस्त था, तो अब वो फुर्तीला हो चुका था। इस सेंस में लाइद का यहाँ पे यूज़ है, लचीला भी होता है बेसिकली। हार्ड मसल्ड एनिमल, लेकिन यहाँ लचीला नहीं, यहाँ फुर्तीला ही है, क्योंकि वो हार्ड मसल्ड हो चुका था काफ़ी, मतलब पहले जैसे लूज मसल्स थे, उसके चारों तरफ फैट ही फैट था, अब फैट उसने काफ़ी कम कर लिया था और सख्त जान हो चुका था और फुर्तीला हो चुका था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक। कीप अप का मतलब होता है ना बराबरी करना, उनके मुकाबले में रहना। तो जितनी तेज़ी से उस झुंड के कुत्ते, बाकी कुत्ते दौड़ रहे थे पैक के, उतनी ही तेज़ी से वो भी दौड़ रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच भी कर रहा था, मतलब स्ट्रेच तो आप लोग पता है अंगड़ाई लेना या अपने बदन को मतलब क्या कहना इसको, फैलाना। तो बेसिकली एक तरीके से ऐसा लग रहा था वो कसरत कर रहा है, पुशअप। है चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, उसकी छाती लगभग धरती पे आके सट रही थी, लग रही थी। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उसको उठा के लाया पैसेज से होते हुए, गलियारे से होते हुए घर के सामने की तरफ। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, एंड वेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. और जब ट्रिकी ने देखा अपनी मालकिन को, मैं कुत्ते को लेकर आ रहा था और जो शॉफर था उसने कार के दरवाज़ों को अभी भी खुला हुआ पकड़ा हुआ था हाथ में, और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो वो मेरी बाहों से निकला काफ़ी ज़ोर से उछल के, एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रीज लैप, वो चढ़ गया मिसेस पम्फ्री की गोद में। टेक ऑफ वर्ड का मतलब होता है ना एकाएक भाग खड़ा होना या तेज़ी से बढ़ जाना, तो यहाँ टुक ऑफ यूज़ हुआ है कि वो तेज़ी से मेरी बाहों से निकल के मिसेस पम्फ्री की तरफ बढ़ गया। ट्रेमेंडस मतलब काफ़ी बड़ा होता है, लीप मतलब कूदना या दौड़ना, बड़ा कूदा वो, लंबी सी कूद उसने ली, लंबी उछाल। सेल तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि नाव वगैरह जब चलती हैं तो उनके सेंस में होता है उनको चलाना या चलना। यहाँ पे सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रीज लैप, वो चढ़ गया काफ़ी फुर्ती से।
तो तेजी से वो मिसेस पम्फ्री की गोद में चढ़ गया। शी गेव अ स्टार्टल्ड ओह, एक स्टार्टल्ड यानी कि चौंकी हुई ओह की आवाज़ उनके मुंह से निकली जब उन्होंने अपने कुत्ते को देखा जो इतना बदल चुका था। एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वॉम्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। और फिर उनको खुद को बचाना पड़ा उस कुत्ते से क्योंकि वो पूरी तरह से उनके ऊपर चढ़ चुका था, उनके चेहरे को चाट रहा था और भौंक रहा था। ये वर्ड यूज़ हुआ है स्वार्म। स्वार्म कहा जाता है ना, बहुत से टर्म्स में यूज़ होता है। एक तो मक्खियों के झुंड को कहा जाता है, या छोटे मोटे जो उड़ने वाले कीड़े हैं उनके झुंड को, ग्रास हॉपर्स के भी झुंड को कहते हैं। तो हाँ, एक बड़ा सा स्वार्म था। स्वार्म यहाँ वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। स्वार्म का मतलब वो होता है मंडराना या दौड़ना, लेकिन यहाँ स्वार्म का ऊपर वो उनके ऊपर चढ़ गया, मंडराया ही आप समझ लें, उनके ऊपर चढ़ गया, उन्हें चाटने लगा उनके चेहरे को और भौंकने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बॉल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। ये एक्साइटमेंट इधर जो चल रही थी, कुत्ते और उसकी मालकिन का मिलन जो हो रहा था, काफ़ी टाइम से वो लोग अलग थे, तो ये जो एक्साइटमेंट थी उनकी, उनका उत्साह था। इस दौरान मैंने क्या किया, मैंने शॉफर को की मदद की और जाके अंदर से सारे बिस्तर, खिलौने, तकिए, कोट और कटोरे लेके आया जिनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं हुआ था। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. जैसे ही कार आगे बढ़ने लगी, मिसेस पम्फ्री खिड़की में से बाहर झांक के क्या बोली? टीयर्स शोन इन हर आइज। अभी उन्होंने बोला नहीं, वो बस बाहर की तरफ झांकी। टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ थरथरा रहे थे, कांप रहे थे। शी क्राइड, उन्होंने बोला, रोते हुए बोला, ओह मिस्टर हैरियट। शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ओह मिस्टर हैरियट, मैं कभी भी कैसे आपका धन्यवाद कर पाऊंगी, ये तो सर्जरी की जीत है। तो ये रही हमारी कहानी। उन्होंने क्यों कहा सर्जरी की जीत है? क्योंकि सर्जरी में आया और काफ़ी ट्रांसफॉर्म होके जा रहा है, काफ़ी बुरी हो चुकी थी उसकी हालत, अब वो ठीक होके जा रहा है, इसीलिए इन्होंने कहा मिसेस पम्फ्री ने कि ये तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, सर्जरी की जीत है, यानी आपके क्लिनिक की जीत है। और इसीलिए टाइटल भी है इस कहानी का, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो ये ख़त्म हो गई हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छे से समझ में आई हो, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, और अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ना भी पसंद आया हो तो कमेंट करके बताएं ज़रूर कि क्या हम लोग और अच्छे से कैसे कर सकते हैं इसको। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।